मित्रों नमस्कार। आज हमारे साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं हमारे दो प्रिय शिष्य। एक बार अपना पुनः परिचय दें। जी, मेरा नाम गौरव है। और मध्य में कौन है? मेरा नाम दीपक। मध्य में दीपक है अर्थात प्रकाश, और उसके समीपस्थ स्थित है गौरव। तो गौरव, आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं? जी सर, आज का हम लोग का विषय है नदी के बारे में, जो कि गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी। जी, गोदावरी नदी के कुछ उपनाम हैं, बताएं आप। जी, गोदावरी नदी को हम गौतमी नदी भी कहते हैं, बृहद गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हाँ। ये सब उसके कुछ उपनाम हैं। दक्षिण गंगा, जी, है ना। दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा, ये दोनों अलग अलग नदियां हैं। जी बिल्कुल। तो दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को। बहुत अच्छा, दोनों में यही भेद है। दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी। तो गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और गौतमी नदी भी कहते हैं, है ना जी, जो कि कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जिले से निकलती है सर। त्र्यंबकेश्वर एक गांव है। जी, नासिक में। जिला नासिक हो गया, है ना। तो नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम स्थल वहीं पर है। तो उस पहाड़ी का नाम हमारा दीपक बताएगा। कौन सी पहाड़ी है दीपक? अच्छा, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, उस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। जी हाँ। अच्छा, इस नदी को लाने के लिए किस ऋषि ने तपस्या की थी? जी सर, उस ऋषि का नाम है महर्षि गौतम, जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को मनाया। उसके बाद जो है वो गोदावरी को नीचे जो है पृथ्वी तक लाए। हाँ, तो इस संबंध में जो एक किस्सा है, संक्षेप में वह दीपक बताएगा। संक्षेप में सर, जैसा कि गौतम ऋषि का कुटिया में एक गाय मर गया था। कुटिया में नहीं, उस क्षेत्र में उसका, और उसी श्राप से मुक्त होने के लिए उसने भगवान शिव की तपस्या की और गोदावरी को पृथ्वी पर लाया। यही कारण है कि उस नदी का नाम गौतमी नदी भी है ना, है ना। तो अब यह बताएं कि यह जो नदी है, यह कैसे कैसे किन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, और इसका मुहाना कहाँ पर है? जी गौरव, ये जो है सर महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना राज्य में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ होते हुए वो आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, आंध्र प्रदेश में कहाँ जाकर मिल जाती है? आंध्र प्रदेश में सर एक जगह है जिसका नाम है राजमुंद्री। वहीं पे उसका मुआयना है। राजमुंद्री में बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मिल जाती है ना। तो अपनी यात्रा के क्रम में यह नदी कितनी दूरी तय करती है? जी सर, ये अपने यात्रा में 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, जो कि ये पूरी तय करती है दूरी। 1465 किलोमीटर। जी, और यही कारण है कि इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। सबसे लंबी नदी की गंगा के बाद जो है इसका दूसरा स्थान है। गंगा की लंबाई कितनी है बता दें? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। तो गंगा के बाद यह दूसरी सबसे लंबी नदी है ना। जी। तो जैसा कि हमारे प्रिय शिष्य गौरव ने बताया कि यह महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है। उसके बाद कुछ स्थान छत्तीसगढ़ में भी जाती है। हाँ, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में वो राजमुंद्री में जो है उसका मुआयना है, और बंगाल की खाड़ी में वो जो है निर्वासित हो जाती, गिर जाती। और इस नदी के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहरों के नाम बोले गौरव। जी बिल्कुल, जैसा कि महाराष्ट्र में जो है नासिक है, नागपुर है, उसके बाद त्र्यंबके, ये भी एक जगह का नाम है। ये सब होते हुए जो है वो तेलंगाना। औरंगाबाद भी है। पैठन एक जगह है, वो भी सर महाराष्ट्र में। नांदेड़ वगैरह हो गया। जी बिल्कुल। तो इन जगहों से जाती है। राजमुंद्री में तो है ही। तो इतनी सारी जगहें इस
पवित्र नदी के तट पर अवस्थित हैं। और नासिक में जो गोदावरी नदी है वहाँ पर 12 वर्षों के बाद एक मेला लगता है। उस मेला को क्या कहेंगे, हमारा ये कुंभ मेला कहता है। हाँ, कुंभ मेला लगता है। तो इसी गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। एक कुंभ मेला नासिक में लगता है, दूसरा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है, प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम है, त्रिवेणी संगम के पास लगता है। गंगा यमुना सरस्वती, हाँ जी, त्रिवेणी संगम में लगता है ना। तो ये मेला हो गए। अब हमारा गौरव जो है वह यह बताएगा कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के नाम गौरव बताएगा। जी सर, बिल्कुल। इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है, जो कि है ऊपर की तरफ से देखें तो ऊपर की तरफ से पेन गंगा है, वर्धा है, उसके बाद जो है वेन गंगा है जो तीनों मिलकर प्राणहिता बनाती है। उसके बाद जो है वहाँ पे सबरी है, इंद्रावती है, और यहाँ पे जो है एक पूर्णा भी है ऊपर, पूर्णा सबसे ऊपर में है। हाँ, तो पूर्णा हो गया, पैन गंगा हो गया, वेन गंगा हो गया, वर्धा हो गया, ये तीनों मिलकर प्राणहिता जो सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। और फिर इधर आएंगे तो इंद्रावती और सबरी। तो ये ऊपर की तरफ से आने वाली नदियां हैं। और नीचे से भी कुछ नदियां जी बिल्कुल गोदावरी नदी में मिलती हैं। जी, उनके नाम जी सर, नीचे की और जो है प्रवरा है, मंजेर है, मनेर है, मंजीरा है। हाँ, ये सब जो है 3 नदियां हैं, प्रवरा, मंजीरा और मंजीरा जी। ये 3 नदियां नीचे से गोदावरी नदी में मिलती है। और उसकी सहायक नदी है। हाँ, सहायक नदियों के मिलने से ही यह क्या हो जाता है, विशाल हो जाता है, बृहद नदी बनती है। कोई भी नदी देखिएगा कि वह एक अकेली धार नहीं होती है। जी बिल्कुल। उसमें जब कई छोटी छोटी सहायक नदियां अपना जल स्रोत ले जाती हैं तो उन जल स्रोतों से जो नदी का जो परिमाण है वो क्या हो जाता है, विशाल हो जाता है, विशाल होता है। उसका दिशा परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण अपना कोसी नदी जो है ये भी दिशा परिवर्तन करने में माहिर है। हाँ, कोसी नदी भी अकेली नहीं, वो 7 धाराओं से मिलकर बनी है ना। इंद्रावती कोसी, सोन कोसी, तांबा कोसी, लिखू कोसी, दूध कोसी, तामर कोसी और अरुण कोसी, है ना। जी बिल्कुल। इतनी सारी 7 नदियों के मिलने से कोसी नदी का निर्माण होता है ना। तो दीपक, आप बताएंगे कि इस नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, इस पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, आप बताएं। अच्छा, गौरव ही बताएगा। इस पर जो है बहुत सारी जो है परियोजनाएं, जैसे कालेश्वरम है, श्री राम सागर है, उसका इंचमपल्ली है, पोलावरम है, पोलावरम। जी सर, ये सब जो है इस पर कुछ परियोजनाएं बनाई। पोलावरम, कालेश्वरम, श्री राम सागर और इंचमपल्ली। हाँ, इंचमपल्ली, इतनी सारी परियोजनाएं इस नदी के तट पर बनाई गई हैं, जिनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है ना। परियोजना का उद्देश्य क्या होता है? बहुत सारा, उसमें बहुत सारे उसका उद्देश्य, जल प्रवाह को नियंत्रित करना, विद्युत उत्पादन करना, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो स्टोर करना भी अपने सिंचाई के लिए, अगर पानी की कमी है तो वो भी एक काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन, किसी भी परियोजना का यही उद्देश्य, खास करके जो है जल परियोजना का उद्देश्य यही रहता है। जल परियोजना का यही उद्देश्य होता है ना जी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है, बता दें। भारत का सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध जो सबसे, भाखड़ा नांगल बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। भाखड़ा बिलासपुर जिले हिमाचल प्रदेश में है, और इधर नांगल जो है वह पंजाब के रोपड़ जिले में, हड़प्पा कालीन एक मुख्य स्थल है। रोपड़ रूप नारायणपुर भी कहते हैं उसको। अच्छा। तो 2 अलग अलग बांध हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में जो बांध है वो भाखड़ा बांध है, और इस बार जो पंजाब में रोपड़ जिले में वह नांगल बांध है ना। जी सर। भाखड़ा नांगल बांध, तो भारत का सबसे बड़ा बांध यही है ना। जी सर, भाखड़ा नांगल बांध। तो आज हमने अपने प्रिय शिष्यों के साथ
गोदावरी नदी पर चर्चा की। आशा है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं वे परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे सुनेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। और यदि कुछ प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो क्या गौरव आप उसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सर, 100% सॉल्व करेंगे। 100% सॉल्व, विदाउट एनी ऑप्शन। हाँ, विदाउट एनी ऑप्शंस, है ना। सहायक नदियों के बारे में भी जान ली। IAS में एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी जो नदी है सहायक नदी है, सहायक नदी है। चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।